करते हैं मैडम। Yes, sir. Please start. सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं चेकिंग कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा। ये आपका सिलेबस है, यूनिट नंबर 3 की ही बात हो रही है और इसमें ये टॉपिक्स कवर कर रहे थे चेकिंग कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो ये कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी एक ही चीज है, दिस इज वन थिंग, एंड वैलिडिटी इज अनदर इशू। तो ये दोनों इशू हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। जब आप स्टैंडर्डाइज स्केल्स यूज करते हैं तो उस वक्त आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी करने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर स्टैंडर्डाइज स्केल्स यूज कर रहे हैं तो आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है। और स्टैंडर्डाइज स्केल्स है, इनका रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑलरेडी हो चुका होता है और ये दोनों का मेंशन वो बुकलेट होता है। एक स्टैंडर्डाइज स्केल है, वो बुकलेट में जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें ये सब मेंशन होता है और जिसमें आप खास करके अल्फा का रिपोर्टिंग देखेंगे और वैलिडिटी की कौन सी मेथड्स यूज की गई है वो वहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है और ये आप रिपोर्ट कर सकते हैं पर अल्फा कितना उन्होंने बताया हुआ है और वैलिडिटी कौन सी मेथड से की हुई है वो मेथड आप आपके थीसिस में मेंशन कर सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज स्केल आपने ये यूज की है, उसके बिब्लियोमेट्रिक डिटेल्स और उसके रिलायबिलिटी वैलिडिटी के मेथड्स आपको रिपोर्ट करना अपेक्षित है। अगर आपने 4 यूज किए हैं स्टैंडर्डाइज स्केल तो आप एक टेबुलर फॉर्म में भी इसको बिठा सकते हो, जैसे स्केल का नाम, बाद में यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक डिटेल्स, ऑथर, ईयर, उसके बाद पब्लिशर, उसके बाद अल्फा और वैलिडिटी कौन सी मेथड से की है। ये पूरा का पूरा चार्ट आप टेबल फॉर्म में आपके प्लेलिस्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्डाइज स्केल यूज नहीं कर रहे और आपने आपका क्वेश्चन खुद बनाया है तो आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों करना अपेक्षित है। और सीक्वेंस कुछ ऐसा है, आपने क्वेश्चन में बना दिया, उसके बाद आपको सेल्फ एडिटिंग करना है, उसके बाद फिर वैलिडिटी टेस्टिंग, उसके बाद डेटा कलेक्शन और डेटा कलेक्ट होने के बाद आपका रिलायबिलिटी टेस्टिंग होता है। यानी वैलिडिटी टेस्टिंग पहले भी कर सकते हैं आप और डेटा कलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, पर आप पायलट टेस्टिंग के थ्रू भी वैलिडिटी टेस्ट कर सकते हो। तो रिलायबिलिटी टेस्टिंग आपने जो सैंपल सर्वे किया है तो 500 का सैंपल है आपका, ये पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद आप रिलायबिलिटी टेस्टिंग करते हो। इसमें अल्फा का रिपोर्टिंग कंपलसरी है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको अभी पूरे 1.5 घंटे के सेशन में। तो क्रम कुछ ऐसा है आपका, क्वेश्चन डिजाइन कर लिया आपने, उसके बाद सेल्फ एडिटिंग। सेल्फ एडिटिंग का मतलब ये है कि आप आपका क्वेश्चनर सामने रखेंगे और एक एक क्वेश्चन पूछना और पढ़ना शुरू करोगे और हर एक क्वेश्चन में आप खुद को ये पूछोगे कि ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है क्या। अगर है तो फिर ये क्वेश्चन आपके कौन से ऑब्जेक्टिव और कौन से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में या एनालाइज करने में आपको काम में आएगा। अगर जवाब ना है तो फिर आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। हर क्वेश्चन पे आपको सेल्फ एडिटिंग करनी है और खुद को पूछना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से रेलिवेंट है। अगर रेलिवेंट नहीं है तो उसको आपको आपके लेवल पे ही आपको एलिमिनेट करना है। दैट इज व्हाट सेल्फ एडिटिंग इज। और ये एक्चुअली हम लोग जो कर रहे हैं ये वैलिडिटी टेस्टिंग का ही पार्ट है, सेल्फ एडिटिंग। ये मैं ऑलरेडी बता चुका आपको सेल्फ एडिटिंग। ये 5 मुद्दे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी 1.5 घंटे के सेशन में। पहले देखते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी यानी क्या, बाद में वेज टू रिड्यूस मेजरमेंट एरर्स, उसके बाद वैलिडिटी टेस्टिंग यानी क्या, वैलिडिटी टेस्टिंग के टाइप्स और फिर रिलायबिलिटी टेस्टिंग के टाइप्स। ये 5 इश्यूज में अभी एक एक करके इस ऑर्डर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। सिंपल सी चीज है, कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं आपको एक आम आदमी की भाषा में।
रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने जो क्वेश्चनियर बनाया है, क्या वो क्वेश्चनियर सही बना है, ये जानने की कोशिश करना और स्टैटिस्टिकली एविडेंस देना कि आपने जो क्वेश्चनियर बनाया है ये सही है। इसलिए हम लोग उसको रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में। देखिए, आपका एक टॉपिक है, एक रिसर्च का टॉपिक जो आपने रजिस्टर किया है, इसके ऊपर आप एज ए रिसर्च स्कॉलर क्वेश्चन बना रहे हैं। रिसर्च स्कॉलर मैं आपको वन बोल रहा हूँ। यही टॉपिक अगर मैं दूसरे किसी रिसर्च स्कॉलर को देता हूँ, जिसको मैं रिसर्च स्कॉलर नंबर 2 कह रहा हूँ, और मैंने ये सेम टॉपिक, सेम ऑब्जेक्टिव और सेम हाइपोथेसिस, आपके टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस और टॉपिक, ये तीनों चीजें कॉमन है, और ये 5 अलग अलग लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया और इन सबको बोला कि आप इसके ऊपर क्वेश्चन बनाइए। तो आपको दिखेगा शायद ये 5 लोगों का क्वेश्चन कुछ अलग बन पड़ा है। फिर इसमें से किसका क्वेश्चन सही मानेंगे, ये जानने के लिए कोई तो भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। वही शायद रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग है। यानी क्या, हम लोग क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग के थ्रू। आम आदमी की भाषा में रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग इज अबाउट आपका क्वेश्चनियर ठीक से बन पड़ा है क्या, और आपका क्वेश्चनियर वही चीज मेजर करने में हेल्प कर रहा है क्या जो आप मेजर करना चाहते हैं। आपके हाथ में अभी एक कोई तो भी मोबाइल डिवाइस होगा, या फिर मैं पेन समझ के चल रहा हूँ, तो ये पेन जो है ये फैक्ट्री में बना, और ये सपोज फैक्ट्री है दिल्ली में, और आप बैठे सपोज नागपुर में। ये जब दिल्ली के फैक्ट्री में पेन तैयार हुआ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तब तुरंत ये आपके हाथ में नहीं आया। ये प्लांट में ये तैयार होने के बाद इसको एक डिपार्टमेंट में भेजते हैं। इसका नाम होता है क्यूसी डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये क्वालिटी डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि ये जो पेन बना पड़ा है वो ठीक से बन पड़ा है क्या, और ये जब जो पर्पस के लिए बना हुआ है वो पर्पस सेटिस्फाई हो रहा है क्या। यानी क्या, पेन बना है स्मूथली लिखने के लिए, बिना इंटरप्शन के स्मूथली लिखना वो पेन का काम है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को ये चेक करता है कि जिस पर्पस से ये पेन बना है, क्या वो पर्पस पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वालिटी डिपार्टमेंट इस पे 2 चीजें करेगा, एक ओके करेगा और इस पे एक स्टैंप लगा देगा ओके टेस्टेड, या फिर इस पे एक रिमार्क डालेगा रिजेक्टेड। रिजेक्टेड क्यों बोलेगा, क्योंकि आपके कुछ स्पेसिफाइड नॉर्म्स होते हैं कि ये पेन इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को कंप्लाई करना चाहिए। इसमें से कोई स्पेसिफिकेशन अगर कंप्लाई नहीं हो पा रहे हैं तो क्वालिटी डिपार्टमेंट इसको रिजेक्ट कर देगा, और क्वालिटी डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाइड है इस स्पेसिफिकेशन को लेके, ये पैरामीटर पे ये पेन पूरा का पूरा ठीक से परफॉर्म कर रहा है, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट इस पे ओके टेस्टेड का स्टैंप लगा देगा। ये जो प्रोसेस है, एक बार आपका क्वेश्चनियर बन गया, यहाँ पे आपने अपने घर में बैठ के क्वेश्चनियर बना लिया, वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और आपका फील्ड जो है जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हो, क्वेश्चनर घर में बन पड़ा है, और ये फील्ड जहाँ पे ये एडमिनिस्टर होने वाला है, इसके बीच में एक स्टेप आता है जिसको क्वालिटी चेक कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसी को शायद हम लोग रिलायबिलिटी वैलिडिटी, मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपका क्लियर है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी करते कब है, तो आपका क्वेश्चनर डिजाइन होने के बाद। क्यों करते हैं, तो आपका क्वेश्चनर की क्वालिटी सही है क्या, और आपका क्वेश्चनर आपको जो डेटा चाहिए वही डेटा रिक्वायर्ड सेंस में जनरेट करके दे रहा है क्या, ये जानने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसी को हम लोग रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस है आपके रिसर्च प्रोसेस जिसको कहते हैं, जो मैं पिछले 2 दिन से शेयर भी कर रहा हूँ। टॉपिक सिलेक्ट करते हैं हम लोग, फिर टाइटल फिक्सेशन,
फिर आपका रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, क्वेश्चनर डिजाइनिंग, और उसके तुरंत बाद आता है रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग। उसके बाद फिर सैम्पलिंग और फिर डेटा कलेक्शन, जिसको सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं हम लोग। उसके बाद एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग। तो ये पूरी प्रोसेस में आपका क्वेश्चनर बनने के बाद रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग कम्स इनटू प्ले। और जो साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जो रिसर्च स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, ये आप जब एक्सपेरिमेंट प्लान करते हो, एक्सपेरिमेंट प्लान या फिर डिजाइन जब करते हो आप, तो ये एक्सपेरिमेंट आप जब परफॉर्म करने से पहले, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले यहाँ एक स्टेप आती है, जिसको वैलिडेशन, या फिर इसी को हम लोग कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कैलिब्रेशन का मतलब ट्यूनिंग। जो इंजीनियरिंग साइंस के स्टूडेंट्स है वो शायद ठीक से समझेंगे इसको। आप ट्यूनिंग कर रहे हैं आपके इंस्ट्रूमेंट का, सो दैट आप जो भी मेजरमेंट्स लेंगे वो एक्यूरेट आए। और एक्यूरेट का मतलब है एरर फ्री। और एक सिंपल भाषा में, जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो पेट्रोल भरने से पहले इंश्योर करते हो ना कि वो जीरो ठीक से सेट हुआ है क्या। वो क्यों? क्योंकि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल फ्यूलिंग कर रहे हैं तो वो 1 लीटर ठीक से आ रहा है क्या, उसके लिए जीरो का ट्यूनिंग जरूरी है। तब जाके तो 1 लीटर कहलाएगा। बस वही एक्सपेरिमेंट प्लान करते वक्त किया जाता है, जिसको कैलिब्रेशन कहा जाता है। और यही चीज जब सर्वे में करते हैं तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन से है, तो मशीन से, मशीन का ट्यूनिंग करेंगे आप। और सर्वे प्रोजेक्ट में आपके पास इंस्ट्रूमेंट है आपका क्वेश्चनर। तो ये क्वेश्चनर के ट्यूनिंग कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चनर ठीक से बन पड़ा है क्या, क्योंकि यही हमारा इंस्ट्रूमेंट है या फिर टूल है। इसी को हम लोग शायद रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, ये देखिए, ये आउटकम है जिसको हम लोग पॉपुलेशन मीन कहते हैं। एंड पॉपुलेशन मीन इज आल्सो कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन पैरामीटर। और हम लोग जो करते हैं एक्चुअली, वो करते हैं मॉडल। मॉडल यानी क्या, हमने सर्वे किया और सर्वे करके जो वेरिएबल है हमारा एक्स, उसका हमने डेटा कलेक्ट किया और उसका मीन निकाला, जिसको हम लोग सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और यहाँ पे हमने निकाला एक्स बार। और ये आउटकम जो है, ये है पॉपुलेशन मीन, जिसको कहा जाता है म्यू। और ये दोनों कभी मैच नहीं होते हैं। ये दोनों फिगर्स कभी मैच नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एरर, प्लस माइनस एरर। ये एरर जितनी आप कम करोगे, उतने ये दोनों फिगर्स क्लोज आना शुरू हो जाएगा। ये एरर का टॉलरेंस जितना ज्यादा होगा, ये दोनों का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और ये दोनों का डिस्टेंस अगर ज्यादा आ रहा है तो समझ जाइए हमारी फाइंडिंग्स में प्रिसीजन कम है और हमारी फाइंडिंग शायद रिलायबल नहीं है। ये दोनों में जो गैप है, जितनी ब्रीच कर पाओगे आप, उतना आप रिजल्ट का जो प्रिसीजन है वो सही कहलाएगा और आपकी फाइंडिंग्स रिलायबल मानी जाएगी। और ये अचीव करने का एक तरीका ये है कि आप इसका इन्फ्लुएंस मिनिमाइज कर दीजिए। ये एरर का इन्फ्लुएंस अगर कम कर दोगे तो ये दोनों की गैप कम हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट वी शुड स्ट्राइव फॉर। तो ये एरर मिनिमाइज करने के तरीके हैं और उसमें से एक तरीका है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। यह है इसका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग करते क्यों है, सो एज टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ एरर, सो दैट वी कैन अचीव बेटर रिलायबिलिटी इन आवर रिसर्च। मैं कुछ 5 तरीके बता रहा हूँ आपको। पहला है पायलट टेस्टिंग। जब आप करते हो तो आप एरर मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। पायलट टेस्ट का मतलब क्या है, आपने क्वेश्चनर तैयार कर लिया और क्वेश्चनर तैयार करने के बाद आपका सैंपल है सपोज 500 का। तो ये 500 का सर्वे ना करते हुए हम लोग एक इसका ट्रायल रन लेते हैं आपके क्वेश्चनर का।
ट्रायल रन, जिसको हम लोग रिहर्सल भी कहते हैं। हमारे जो बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट चलने वाला है 500 के लेवल पे, वो एकदम 500 पे ना जाते हुए एक छोटे लेवल पे, छोटे सैंपल साइज पे हम लोग ये माइक्रो लेवल पे सर्वे करके देखते हैं। और ये सैंपल साइज जनरली 30 के आसपास होना चाहिए, 30 से 50 के बीच में ये पायलट का सैंपल साइज लेते हैं। तो आप आपका क्वेश्चन ट्रायल रन ले रहे हैं एक छोटे से सैंपल पे। इसका उद्देश्य क्या है? ये चेक करना कि आपने जो क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपके रेस्पोंडेंट्स वो को किस तरीके से देख रहे हैं। दे रियली स्ट्रगलिंग फिलिंग इन दोस पर्टिकुलर सर्वे फॉर्म, उनको कुछ जा रही है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्या कि जिसका मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसे कोई क्वेश्चंस आ गए हैं क्या उसमें कि जो उनको ऑफेंडिंग लग रहा है, जो डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस पे, या कोई भी दिक्कत तो आ रही है आपका सर्वे करने में। ये जानने के लिए हम लोग जो एक ट्रायल रन लेते हैं हमारे क्वेश्चन के, उसको हम लोग पायलट टेस्टिंग कहते हैं। तो पायलट टेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड्स टू minimize the influence of error that may possibly occur at a large level. So as a precautionary measure, we generally conduct pilot tests. And the basic purpose of pilot testing is fine-tuning of your question. पायलट टेस्टिंग से एनलाइटनमेंट आ जाता है, और कुछ क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट करते हो और कुछ क्वेश्चंस को आप ऐड करते हो। सो फाइन ट्यून योर क्वेश्चन। और पायलट टेस्टिंग के बाद आप ओमिशन, डिलीशन और एडिशन ये करके जो एक नया क्वेश्चनर बनाओगे, वो शायद आपके पहले क्वेश्चनर का ही एक बेटर वर्जन कहलाएगा, better version. And this better version you may achieve with the help of pilot testing. And pilot testing is a part or is our effort to minimize the influence of error. And pilot testing is one of the methods of validity testing. Actually, you are directly, indirectly validating your questionnaire. अगर आपने सर्वेयर्स अपॉइंट किए हैं, तो जनरली होता है, देखा भी जाता है रियल प्रैक्टिस में कि हम लोग एकेडमिशियंस से किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को या सहकारियों को ही बोलते हैं कि आप 10 फॉर्म दीजिए, भर के लाइए आपके रिस्पॉन्डेंट्स से, आपके कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं। तो एक्चुअली इनको टेक्निकल सेंस में फील्ड वर्कर्स या फिर सर्वेयर्स कहा जाता है। अगर जब आप दूसरे किसी को फॉर्म्स हैंड ओवर कर रहे हो और उनको बोल रहे हो कि ये फिलअप करके लाइए आपके कॉन्टैक्ट से, तो आपने एक्चुअली उन लोगों को, सर्वेयर्स को आपने ट्रेनिंग देना अपेक्षित है कि पॉसिबली क्या क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं और उसका जवाब या उन क्वेरीज को कैसे टैकल करना है, रेस्पॉन्सेस जो आने हैं वो किस सेंस में उनसे जनरेट करने हैं, और बाकी जो इंट्रिकैसीज है क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो अगर आप फील्ड वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हो तो शायद आपका एरर जो है वो कम हो जाएगा। कोई पूछना चाहता है कुछ? शायद मैं अनम्यूट देख पा रहा हूँ Sir, किसी को। I want to ask, uh, हाँ सर बोलिए। someone has put his mic on and speaker on also. That's why it's echoing. सर, मुझे पूछना था कि जो आप पायलट टेस्टिंग करते हो, तो वो सैंपल फिर हमको मेन सैंपल में इंक्लूड करना है कि पायलट का सैंपल अपने को अलग ही रखना है? क्योंकि पायलट करने के बाद आपका इम्प्रूव होगा तो वापस से वो 50 लोगों को फिर से जाके पूछना क्या है, जो अपना इम्प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन है उनको इंक्लूड करना है क्या मेन सैंपल में? हेलो।
टाइम टेबल भेजा बाद में, वो टाइम टेबल ही बता। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। फ्रेंड सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ज्वाइन करेंगे, प्लीज वेट। ओके मैम। मॅडम माझा आवाज यहाँ पे मेरा शेयर का ऑप्शन जो है ना वो डिसेबल हो चुका है। वो सर शायद एक मिनट, प्रीति एक मैडम मुझे मिनट, अलाउ इधर है ना करेंगी लाइट शेयर गेले करने होते के, हैं, तो मैं दैट्स कर व्हाई। पाऊंगा। जस्ट अ मिनट, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ओके मैम। एक मिनट। आप में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था शायद। जी सर। सर मेरे को पूछना था कि आप पहले 50 या 100 सैंपल्स पे पायलट करते हो, देन उसके बाद आपका इम्प्रोवाइजेशन होता है क्वेश्चन एरे में। तो जैसे इम्प्रोवाइजेशन होता है तो उसके बाद वापस से वो 50 लोगों को पूछना है या 50 लोगों को छोड़ देना है, यानी जिस पे आपने पायलट किया है। तो मेरा पूछने का ये है कि जिस पे अपन ने पायलट किया है ना, उसको फिर से मेन सैंपल में आपको इंक्लूड करना है क्या, या वो पायलट को अलग ही हम्म, रखना है? ठीक है। आपने पायलट स्टडी किया 50 सैंपल्स का, और आपके क्वेश्चनर में 50 का सैंपल का स्टडी करने के बाद कोई चेंजेस नहीं आ रहे, सपोज कि हम्म। एवरीथिंग वेंट वेल, तो हम्म। फिर आप ये 50 का फाइनल सर्वे में समावेश कर सकते हैं। पर ओके। 50 का पायलट सर्वे करने के बाद अगर मेजर रिविजन्स आ रही है क्वेश्चनर में, तो हम्म। आपने ये 50 को छोड़ के आपका जो भी सैंपल साइज है सपोज 500 का, तो 500 का हम्म। फ्रेश करना चाहिए। ये अच्छा। डिपेंड करता है कि पायलट में रिविजन्स अगर आ रही हैं तो आपको ये 50 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर हम्म। पायलट में रिविजन्स नहीं आई कुछ भी, तो आप इनको हम्म। फाइनल सर्वे में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके सर, तो ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर में आएगा ना, दैट आई हैव डन पायलट ऑन दिस सैंपल बट आफ्टर द पायलट टेस्टिंग आई हैव फाउंड दैट देयर आर सम इम्प्रोवाइजेशन इन माय क्वेश्चनर, देन दिस अनदर 100 आर माय मेन सैंपल, ऐसा मेंशन करना पड़ेगा या फिर? ऑब्वियसली सर, रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो चैप्टर है हम्म। उसमें जनरली चैप्टर नंबर 3 होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, हाँ। और 3.4 हेड जो होता है, 3.4 ये जो हम्म। हेड होता है, इसमें हम लोगों को डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट इसके हम्म। बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। हाँ। और डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट आपने कौन से यूज किया, आपने क्वेश्चनर एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है या फिर हम्म। आपने शेड्यूलिंग किया हुआ है, हम्म। आपने टूल जो है वो स्टैंडर्डाइज यूज किए हैं क्या, अगर स्टैंडर्डाइज यूज किए हैं तो उसके बिब्लियोमेट्रिक डिटेल्स, कौन सी स्केल किसने डेवलप की, पब्लिशर कौन है, उसका एडिशन हम्म। कौन से साल पब्लिश हुई है, उसका रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग के मेजर्स, ये सब लिखना हम्म। अपेक्षित है। 3.4 हम्म। हेड में मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। सर इसमें एक और था, जैसे कि अभी मैंने किसी का डिसर्टेशन रेफर किया, ठीक है, उसने कोई एक स्टैंडर्ड स्केल यूज की, तो मुझे वो पता करना पड़ेगा क्या कि जिसको मैंने रेफर किया वो कौन सी स्केल यूज करना है? बिकॉज मेरे लिए रेफरेंस तो वो रहेगा ना। मैं तो बोलूंगा कि मैंने ये डिसर्टेशन से देखा कि वो ये स्केल, या फिर ये थीसिस से देखा कि वो ये स्केल यूज कर रहा है, तो इतना इनफ नहीं रहेगा। ये अपने को पूरा स्केल देखना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें दो चीजें हैं। आपने एलआर किया ये जानने के हाँ। लिए कि आपके टॉपिक पे कौन सी स्टैंडर्डाइज स्केल यूज की गई है प्रीवियस रिसर्च हाँ। स्कॉलर ने, ये पहली चीज होगी। और दूसरा, हाँ। आपको इससे पता चला कि स्टैंडर्डाइज स्केल किसी एक बंदे ने यूज की है और आप वो फिर से यूज कर रहे हो उसको हम्म। रेफरेंस लेके कि ये स्टैंडर्डाइज हम्म। स्केल यूज की जाती है तो मैं भी यूज कर लेता हूँ।
अभी साइट किसको करना है ये क्वेश्चन है, तो मैं बात कर रहा हूँ जब आप लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिखेंगे तो ये बंदे को साइट करेंगे जिससे आपको एनलाइटनमेंट हुआ है कि ये बंदे ने ये हाँ। स्किल यूज की है, हाँ। और फिर आप ओरिजिनल स्केल पे जाएंगे, वो प्रोक्यूर करेंगे और उसका ओरिजिनल रेफरेंस आप आरएम के चैप्टर में देखेंगे। ओके ओके। साइट दोनों को करना है, एक को एल में रेफरेंस, दूसरा साइटेशन जाएगा आरएम के चैप्टर में। ओके सर, ओके, अंडरस्टूड। How you सर test शेअरचा same ऑप्शन आला and असेल. again. हॅलो योगेश सर मैं क्वेश्चन हो कोई कुछ क्वेश्चन था, मैं आगे बढ़ूं? सर चॅट बॉक्स मध्ये काही क्वेश्चन आहे आय थिंक. हाँ योगेश सरांचा आहे, पण मला ते कळलं नाही. हाऊ यू टेस्ट सेम रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन. तो योगेश सर सर अनम्यूट ते करके मी फिर विचारलं बता होतं सकते हैं व्हॉट कि इज क्या मीन कहना बाय चाहते हैं, तो मैं शायद जवाब दे पाऊंगा. सर मी विचारलं होतं व्हॉट इज रिलायबिलिटी, तेव्हा मनोज बारांबे सरांनी म्हटलं होतं सेम रिझल्ट अगेन अँड अगेन. त्याला मग मी परत प्रश्न केला, हाऊ यू टेस्ट सेम रिझल्ट अगेन अँड अगेन, म्हणजे हे कसं करणार आपल्याला रिलायबिलिटी. बरं, मी ते सांगतोय सर तुम्हाला. आता मी पुढे जातोय. रिलायबिलिटी टेस्टिंगच्या ज्या मेथड्स आहेत, टेस्ट, रिटेस्ट आणि ऑल्टरनेट फॉर्म, अशा 2 मेथड्स आहेत, त्या मी समजावून सांगतोय तुम्हाला. ठीक. मृणालिनी मैडम पूछ रही है, एज माय सब्जेक्ट इज हिस्ट्री सो विच टेस्ट आर प्रेफरेबल फॉर माय सब्जेक्ट. मैडम हिस्ट्री में अगर आप सर्वे कर रही है तो ही आपको ये स्केल वगैरह यूज करनी होती है, और शायद टेस्ट का मतलब है कि हाइपोथेसिस टेस्ट अगर आप पूछ रही है तो वो हाइपोथेसिस देख के ही बता सकेंगे मैडम. और सही में आपने हिस्ट्री में हाइपोथेसिस बनाए हैं क्या, तो वो भी एक बार देखना होगा, क्योंकि हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज में आता है और जनरली उसमें हाइपोथेसिस बनाते नहीं है, तो टेस्टिंग भी होगा नहीं. Okay, so actually one doubt I'm having. Hello. यस मैम. हाँ हाँ मैडम पूछिए. सर, जैसे हमारे इसमें पीरियड जो होता है, जैसे मेरा जो टॉपिक का पीरियड है वो 1730 से 2000 तक है. ओके, सो लेकिन मैं अभी काम अभी कर रही हूँ 2021 में, तो अभी मैं सर्वे ले सकती हूँ क्या? तो मुझे उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? मुझे इसमें डाउट है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. अच्छा, नहीं 1730 वो तो मैडम देख के ही बता पाऊंगा मैं कि सही में सर्वे होता है क्या उसमें. वो तो मैडम सिनॉप्सिस देख के ही बता पाऊंगा मैं. Okay, so my topic is history of textile industries in Vidarbha. तो मैडम ये पर्सनल क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि ये टुवर्ड्स द एंड अगर टाइम रहता है तो डिस्कस करेंगे. Okay. जो जनरल नेचर के Okay. क्वेश्चन है जिसके आंसर से बाकी सबको भी फायदा होगा, तो ऐसे जनरल नेचर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी आप. पर पर्सनल क्वेश्चन एक तो टुवर्ड्स द एंड पूछिए, टाइम रहता है, या फिर मैं नंबर्स. Just for history. Sir, I just want to ask about history. कि which test we can use in it? मैडम वो तो डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च डिजाइन क्या सिलेक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर. आप अगर सर्वे कर रही है तो ये सब चीजें उसमें अप्लीकेबल है. मैडम ये हिस्ट्री में क्वेश्चन अपन मेथड्स अलग आखिरी अलग में होते लेते हैं. हैं. लेट सर फिनिश हिज प्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड देन वी विल टेक इट एट द लास्ट. ओके Okay. ओके ओके सर प्लीज कंटिन्यू. मैडम हाँ, मैं ये शेयर करने की कर रहा हूँ कोशिश, पर समहाउ ये शेयर नहीं हो पा रहा है. सर मी शेअरचं ऑप्शन तर दिलेलं आहे तुम्हाला. मी एकदा ट्राय करतो पुन्हा. हो सर. समहाउ ये शेयर नहीं हो रहा है पीपीटी. सर काय मेसेज वगैरे येतोय का एररचा, म्हणजे असं काही? नहीं नहीं. दिसतंय का स्क्रीन? नाही सर, अजून तर नाही. माहित नहीं शेयर. ओके. So we were discussing the methods to minimize the influence of error. और तीसरी मेथड है आपकी
यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, जिसको रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो पहले जा रहे हैं हम लोग वैलिडिटी टेस्टिंग में। सो वैलिडिटी टेस्टिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका क्वेश्चनियर वो मेजर करके दे रहा है क्या जो आप मेजर करना चाहते हैं। और अभी हमने क्वेश्चनियर डिजाइन करते वक्त ही मैंने आपको टिप ये दी थी कि यू नीड टू एसेस योर डेटा रिक्वायरमेंट्स। और डेटा रिक्वायरमेंट में आपके पास आपके वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स आपने लिस्ट आउट कर दिए हैं, और ये कंस्ट्रक्ट्स के आपने आइटम्स भी ये आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ठीक है, अभी वैलिडिटी टेस्टिंग का मतलब है कि जो वेरिएबल्स, जो कंस्ट्रक्ट, जो आइटम की हेल्प से मेजर करने चाहिए, क्या आपका क्वेश्चनियर ये पर्पस सॉल्व करके दे रहा है। अगर ये ऐसा है तो आपका क्वेश्चनियर वैलिड है। अगर ये ऐसा नहीं है तो आपका क्वेश्चनियर इनवैलिड है, ऐसा माना जाता है। तो वैलिडिटी टेस्टिंग का मतलब ये है कि whether your data collection instrument, that is questionnaire, is helping you measuring the things or the variables that you have chosen to measure, and if it is so, your questionnaire is considered as valid, otherwise it is not. देखिए, ये आपके साथ कभी ना कभी तो जिंदगी में हुआ होगा कि आप सब्जी के मार्केट में हैं और सब्जी बेचने वाला इसकी जगह ये यूज कर रहा है, तो आपके मन में शंका आती है कि ये सही में 250 ग्राम का है क्या, जो सब्जी मेजर करने के लिए, वे करने के लिए ये पत्थर वो यूज कर रहा है, और वो बोल रहा है कि ये 1 पाव का है। तो आपके मन में शंका आना स्वाभाविक है कि क्या सही में ये 1 पाव का है। और जब वो ये यूज कर रहा है तो आपके मन में शंका नहीं आती है, बिकॉज दिस इज अ एंड दिस इज नॉट ए वैलिड मेजर ना, बिकॉज दिस इज नॉट मीन फॉर मेजरिंग दिस, these are not meant for measuring something, इनका पर्पस कुछ और है, but they are actually meant for this, and that is why these are considered as your valid measures. देखिए, वेइंग मशीन एक वैलिड मेजर है वेट मेजर करने के लिए, मीटर स्केल एक वैलिड मेजर है हाइट या फिर लेंथ मेजर करने के लिए, और थर्मामीटर आप यूज नहीं कर सकते हो वेट मेजर करने के लिए, क्योंकि वो मेजर उसके लिए नहीं बना है। तो वैलिडिटी का मतलब यह है कि आपको जो वेरिएबल मेजर करना है, आपका इंस्ट्रूमेंट क्या वही चीज मेजर करके दे रहा है, तो उसको वैलिड मेजर कहेंगे। तो आपको जो कंस्ट्रक्ट मेजर करना है, सपोज पर्सनैलिटी आपको मेजर करनी है, तो आपने आइटम जो यूज किए हुए हैं वो आइटम्स क्या पर्सनैलिटी मेजर कर रहे हैं या दूसरी कोई चीज का मेजरमेंट ले रहे हैं। अगर पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए आपको कौन से आइटम्स यूज करते हैं मालूम नहीं, और आपने अपने ही मन से सपोज कोई आइटम्स इसमें इंक्लूड कर दिए जो एक्चुअली पर्सनैलिटी मेजर करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आपका पर्सनैलिटी का स्केल जो है वो इनवैलिड माना जाएगा। सो दिस इज द बॉटम लाइन। Validity addresses the issue of whether an instrument actually measure what it sets out to measure. आपके इंस्ट्रूमेंट ने जो मेजर करना था वही आपको वो मेजर करके दे रहा है क्या, उसको हम लोग वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं। और वैलिडिटी जो है वो एक डिग्री में डिनोट की जाती है कि कितनी हद तक आपका इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, और ये जनरली परसेंटेज में बताया जाता है कि कितनी परसेंट आपका क्वेश्चनियर सही या गलत है। और इसमें एक बेंचमार्क फिगर माना जाता है 90% और 78%। ये 2 बेंचमार्क फिगर्स है जो बताते हैं कि आपका, इसको थ्रेशोल्ड भी कहा जाता है, इससे पता चलता है कि आपका क्वेश्चन वैलिड है या इनवैलिड है। ये दोनों मैं समझा रहा हूँ क्या है। सो वैलिडिटी इज एक्चुअली इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। तो वैलिडिटी मेजर करते वक्त आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना जरूरी है अपने आप को, कि सबसे पहले सेल्फ एडिटिंग आपको ये चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो सही में आपको जो डेटा चाहिए तो वो मेजर करने में हेल्प करके दे रहे हैं क्या, और आप अपने लेवल पे जो नॉन इसेंशियल आइटम्स है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। Hello, sir. Am I audible? क्वेश्चन इंग्लिश में बना। Hello. Sir, then what is the difference हाँ between सर, the मनोज सर validity बोलिए। and real?
हाँ, what is the difference between the validity and reliability actually? हाँ सर, और थोड़ी देर बाद रिलायबिलिटी की बात करूंगा और समराइज करते वक्त दोनों को मैं डिस्टिंग्विश कर दूंगा। सो हैव सम पेशेंस सर। तो अगर आप रूरल एरिया में सर्वे कर रहे हैं और वहाँ की भाषा कुछ और है, रस्टिक भाषा, वो दोस पीपल आर प्रीटी कंफर्टेबल विथ, और आपने इंग्लिश में आपका क्वेश्चन बनाया हुआ है जो जनरली रियल लाइफ के प्रॉब्लम देखे जाते हैं, जो भाषा आपके रेस्पोंडेंट को समझ में ही नहीं आती, अगर आपने उस भाषा में क्वेश्चन बना लिया तो आपका क्वेश्चन वैलिड नहीं है, क्योंकि रेस्पोंडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव है क्या, यानी आपको अगर 20 वेरिएबल्स मेजर करने हैं और आपका क्वेश्चन सिर्फ 10 ही वेरिएबल्स का मेजरमेंट करके दे रहा है और बाकी 10 इंक्लूड नहीं हो रहे, तो आपका क्वेश्चन वैलिड नहीं है। इट इज सो सिंपल। आपके क्वेश्चन का टाइप आपने अप्रोप्रिएट यूज किया है क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। आपने क्वेश्चनर में बोला, आपके ऑब्जेक्टिव में बोला है कि यू विश टू मेजर एवरेज इनकम। आपने बोला है एवरेज इनकम आपको कंप्यूट करना है रेस्पोंडेंट का, टारगेट पॉपुलेशन का, और आप क्वेश्चनर में क्वेश्चन तो आपने इंक्लूड कर दिया, व्हाट इज योर मंथली इनकम। मंथली ग्रॉस इनकम सब लोग बताते जाएंगे, व्हाट इज योर मंथली ग्रॉस इनकम। अभी वेरिएबल इनकम है, आपने इसको इंक्लूड कर दिया, ओके। तो आपको लग रहा है आपका क्वेश्चन वैलिड है, पर बात होती है आपका क्वेश्चन टाइप की। आपने इस क्वेश्चन को कौन से टाइप में बिठाया। अगर आपने नीचे यहाँ पे चॉइसेस दे दिए, मंथली इनकम लेस देन 10,000 रुपीज ऑब्वियसली, देन बिटवीन 10,000 to 20,000, then 20 to 30,000 and up to 30,000। आपने क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू यूज किया है। तो इससे डेटा जो कलेक्ट होगा उसमें क्या डेटा एनालाइज होगा कि इसमें ऐसे कितने लोग हैं। आपका सैंपल अगर 500 का है तो आपको ब्रेकअप मिलेगा कि यहाँ पे ए चॉइस वाले, यानी जिनका इनकम लेस देन 10,000 है, वो 500 में से कितने हैं, बी वाले कितने, जो भी है आपका, सी वाले कितने और डी वाले कितने। इससे ब्रेकअप आ रहा है फ्रीक्वेंसीज का, जिसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। और सही में हमको ये करना है क्या? हमको ये नहीं करना है ना, हमको तो एवरेज इनकम निकालनी है। तो आप क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछोगे तो इसका एवरेज नहीं निकलता है ना, इसका एवरेज नहीं निकलेगा। आपको एवरेज निकालना है तो आपको सीधा पूछना होगा व्हाट इज योर मंथली इनकम, मंथली ग्रॉस इनकम, और आपको इसको ओपन एंडेड न्यूमेरिक रखना होगा, रुपीज डैश डैश डैश, यहाँ पे वो लिखेगा। तो यहाँ पे जब डेटा सीरीज नंबर में आएगी तो इसका आप एक्स बार निकाल पाओगे। तो आपने क्वेश्चन टाइप भी सही यूज किया है क्या वेरिएबल के लिए, वो भी देखा जाता है आपके वैलिडिटी टेस्टिंग में। और आपका क्वेश्चनर की तरह दिखता है क्या, वो भी एक चीज रिलायबिलिटी में देखी जाती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी टेस्टिंग की। दो प्रकार की वैलिडिटी टेस्टिंग की जाती है। पहला होता है एक्सपर्ट पैनल मेथड और दूसरा होता है फील्ड टेस्ट। बात करते हैं एक्सपर्ट पैनल की। इसमें एक मेथड है जिसको एसीपी मेथड कहा जाता है, एवरेज कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेजेस। इसमें आप क्या करते हो, आप एक्सपर्ट का पैनल आइडेंटिफाई करते हो और उनको अपॉइंटमेंट करते हो। पैनल का मतलब है इसमें जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग के, वो मैंने अटेंड किए हैं एज ए पार्टिसिपेंट। उसमें ये बोला गया है कि एटलीस्ट ए पैनल ऑफ 10 एक्सपर्ट्स यू नीड टू आइडेंटिफाई। 10 एक्सपर्ट लोग हैं, और एक्सपर्ट लोगों की जो डेफिनेशन मानी गई है, ये ऐसे लोग हैं कि जिनके कम से कम 10 रिसर्च आर्टिकल्स सर्वे बेस वाले एबीडीसी जर्नल की जो लिस्ट होती है इसमें पब्लिश हो गए होने चाहिए। ऐसे लोगों को एक्सपर्ट कहा गया है।
तो ऐसे 10 लोग नागपुर या आसपास मिलना तो थोड़ा डिफिकल्ट सा काम है, तो ये एक्सपर्ट की डेफिनेशन आपको डिफाइन करनी होगी। पर मैंने जो वर्कशॉप्स किए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, उसमें ये डेफिनेशन बताई गई है कि एक्सपर्ट यानी वो आदमी जिसने सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं और 10 आर्टिकल्स जिसके पब्लिश हुए हैं एपीडीसी जर्नल में, जो उच्च कोटि के जर्नल्स होते हैं, इसमें 2600 जर्नल्स है सिर्फ। तो आप एक्सपर्ट की डेफिनेशन खुद तैयार कर सकते हैं, और आप 10 की जगह नागपुर में आप 5 लोगों पे, ये टोटली आपके डिस्क्रिप्शन पे, मैं तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस बता रहा हूँ एक्सपर्ट पैनल में वैलिडिटी टेस्टिंग कैसे होती है। तो आपने 10 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको इसका अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन बनाते कैसे, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम भी किया है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, और अच्छी क्वालिटी जर्नल में उनके पेपर्स पब्लिश हुए हैं। अभी आपका रिसर्च सिनॉप्सिस या फिर रिसर्च सिनॉप्सिस की जगह एक छोटा सा डॉक्यूमेंट जिसमें टाइटल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस और इन्फो चार्ट, इन्फो नीड चार्ट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, चार्ट अलॉन्ग विथ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ये एक डॉक्यूमेंट हो गया आपका, और दूसरा डॉक्यूमेंट आपने जो क्वेश्चनर डिजाइन किया हुआ है वो। ये दोनों डॉक्यूमेंट वो 10 एक्सपर्ट के पास आप ड्रॉप करोगे, उनको टाइम देंगे और आप उनको पूछेंगे कि आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं, ये क्वेश्चनर को, टोटल क्वेश्चनर का भी आप वैलिडिटी निकाल सकते हो, इंडिविजुअल आइटम का भी निकाल सकते हो, कि ये जितने भी पूरा का पूरा क्वेश्चनर आपको कितनी हद तक सही लग रहा है। तो उनको परसेंटेज में आपको डेटा मांगना है कि कितनी हद तक आपको ये क्वेश्चनर सही लग रहा है। तो इसमें जो जवाब आएगा, जो भी आएगा, 10 लोगों के 10 परसेंटेजेस आ जाएंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे आप, और ये एवरेज अगर 90 से ऊपर आता है तो इसको वैलिड क्वेश्चनर कहते हैं। और ये जो परसेंटेज का एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं, इसी को एवरेज कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेज कहते हैं। तो ये एक्सपर्ट पैनल मेथड से आप वैलिडिटी टेस्टिंग कर सकते हो, और पूरे के पूरे क्वेश्चनर का आप कर सकते हो, या फिर हर एक क्वेश्चन को लेके आप इसका टेस्टिंग कर सकते हो कि क्या ये क्वेश्चन वैलिड, क्या ये क्वेश्चन वैलिड है। आपने एक कंस्ट्रक्ट को लेके 10 आइटम्स बनाए हैं, तो आप पूरे कंस्ट्रक्ट का वैलिडिटी कर सकते हो, या फिर हर एक आइटम का आप कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। कंटेंट इंडेक्स निकालते हैं जिसको सीवीआई कहते हो। सीवीआई के 2 प्रकार है, एक है सीवीआई, आइटम का सीवीआई, और एस का मतलब है पूरे के पूरे स्केल का। स्केल का मतलब है आपका कंस्ट्रक्ट। तो आपने जो स्केल बनाई हुई है, उसमें आप आपके एक्सपर्ट को बोल रहे हैं कि आप हर क्वेश्चन को, क्योंकि आईसीबीआई की बात हो रही है, इंडिविजुअल हर आइटम को आप एक्सपर्ट को बोल रहे हो कि 4 की लिकर्ट स्केल पे उसका रेटिंग करें, 1 2 3 4, 4 में से कोई मार्क्स आप इसमें देंगे। 1 स्टैंड फॉर ये क्वेश्चन रिलीवेंट नहीं लग रहा है, या आइटम रिलीवेंट नहीं लग रहा है, दूसरा थोड़ा बहुत रिलीवेंट लग रहा है, तीसरा रिलीवेंट लग रहा है, और चौथा बहुत ही ज्यादा रिलीवेंट लग रहा है। तो आप ये रेटिंग लेंगे, और आप यहाँ पे इफ सपोज 3 से 10 एक्सपर्ट्स आप अपॉइंट कर रहे हो, तो इसका आप एवरेज निकालते हो, जिसको आईसीबीआई कहते हैं। जैसे ये देखिए, एक स्केल है मेरी कंज्यूमर एटीट्यूड को लेके, इसमें मैंने ये 7 आइटम्स पूछे हैं, और मैं एक्सपर्ट को बोल रहा हूँ कि ये आइटम को आप 1 to 4 में रेट करिए। फिर मैं चेक करूंगा कि कितने एक्सपर्ट्स में, इफ सपोज 5 एक्सपर्ट्स है, 5 एक्सपर्ट में से कितने लोगों ने 3 से 4 का रेटिंग दिया है, रिलीवेंट और वेरी रिलीवेंट, और उसका हम लोग रेशो निकालेंगे। 5 में से 4 लोगों ने 3-4 का रेटिंग दिया है, तो ये हो जाता है 0.8, और ये 0.78 से ऊपर है, तो आपका
क्वेश्चनर जो है वो वैलिड है, यानी आपका आइटम वैलिड है, एज यू कैन सी। और इसी तरीके से SCBI निकालते जो पूरे स्केल का है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये सभी आइटम्स आपने यहाँ पे लिए हैं और ये आपके 6 एक्सपर्ट्स हैं, और आपने यहाँ पे रेटिंग लिए हुए हैं, ये रेटिंग्स है। तो ये सही बोल रहे हैं कि ये आइटम रिलीवेंट है, और ये एक्सपर्ट नंबर 1 बोल रहा है कि ये आइटम मुझे रिलीवेंट नहीं लग रहा है, ये वाला। तो 6 में से 5 लोगों ने ये आइटम को ओके बोला, इसने नहीं बोला है, तो इसका रेटिंग आ गया 0.83, 5/6 0.83। और ये सभी आइटम का आप ले रहे हो, ये ICBI हो गए, और इसका एक कंपोजिट एवरेज आ जाएगा जिसको SCBI कहते हैं, और ये आ रहा है 0.9 जो 0.78 के ऊपर है, यानी आपका क्वेश्चन जो है वो वैलिड है, यानी ये वाला स्केल जो है ये कंस्ट्रक्ट ये वैलिड है। बाद में हम लोग बात कर रहे हैं फील्ड मेथड की, वैलिडिटी टेस्टिंग की। इसमें 3 मेथड्स आती है, एक है कंटेंट वैलिडिटी, दूसरी क्राइटेरिया और तीसरी कंस्ट्रक्ट। तो इसमें से हम लोग 2 करते हैं, कंटेंट वैलिडिटी करते हैं, क्राइटेरिया हम लोग नहीं करते हैं, और कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये तीनों मैं बता देता हूँ एक एक करके। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी जो है ये हम लोग एक्सपर्ट के थ्रू करते हैं, और इसमें एक प्रकार है जिसको फेस वैलिडिटी कहा जाता है, ये हम लोग हमारे PhD सुपरवाइजर से करते हैं। आप क्वेश्चनर जब डिजाइन करते हो तो आपके सुपरवाइजर को दिखा देते हो कि सर एक बार चेक कर लीजिए कि ये ठीक से बना है क्या। जब सुपरवाइजर हमारा क्वेश्चनर ओके कर देता है कुछ रिवीजन बताने के बाद, तो उस मेथड को ही फेस वैलिडिटी कहा जाता है, जो PhD सुपरवाइजर करता है। और हमने अभी जो एवरेज कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेज वगैरह जो बात की है, वो है एक्सपर्ट के थ्रू, ACP मेथड, या फिर ICBI और SCBI। ये कंटेंट वैलिडिटी की मेथड से जो मैं समझा चुका हूँ। क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी हम लोग नहीं करते हैं, और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की जाती है, पर ये डेटा कलेक्शन होने के बाद करते हैं। आपका पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट होने के बाद कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की जाती है, जिसमें हम लोग एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं, और ये खास करके तब करते हैं जब आप थ्योरी टेस्टिंग कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले एक मैडम मुझसे बात कर रही थी फ्रेमवर्क के बारे में। अगर आपने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, ये फ्रेमवर्क का आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये सब कंस्ट्रक्ट जो है इनकी हम लोगों को वैलिडिटी टेस्टिंग करना होता है, और इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग करते हैं। और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए मुझे 2 सॉफ्टवेयर्स मालूम है जो मैं यूज करता हूँ, एक है एमोस और दूसरा है स्मार्ट PLS। ये सॉफ्टवेयर्स यूज करके कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की जाती है, और इसमें बाकी भी डिटेल्स है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। और ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, इसको टाइम लगता है, पर हमारे इस सिलेबस में इसको आपको अवेयरनेस लाने के लिए ये कंटेंट डाले हैं कि ऐसा कोई प्रोसेस होता है क्वेश्चनियर का रिलायबिलिटी वैलिडिटी करते वक्त। तो एज ए अवेयरनेस सेंस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कुछ स्टेप्स होती है। कंटेंट के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। बाद में फेस वैलिडिटी जो सुपरवाइजर के थ्रू होती है। उसके बाद क्राइटेरिया हम लोग नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्ट इसमें 2 चीजें आती है, एक होती है कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी और दूसरी होती है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। मैं समझा देता हूँ, और ये फैक्टर एनालिसिस से होती है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम लोग एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं। और जहां तक कन्वर्जेंट वैलिडिटी का सवाल है, ये आपका डिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट है, और यहाँ पे इसके आइटम्स है। ओके, इसको हम लोग वेरिएबल 1 2 3 4 5 कह रहे हैं। में हेल्प कर रहा है क्या, ये सब वेरिएबल्स
नहीं कर रहे हैं। ये चेक करने की जो प्रोसेस है इसको कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं और ये कोरिलेशन एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। और इसमें आप, जैसे मैंने बताया आपको, एमॉस या फिर स्मार्ट पीएलएस और ये सबके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मैं लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर से हम लोग कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालते हैं। दूसरा होता है एक डाइवर्जेंट वैलिडिटी, जिसमें अभी हमने बात किया एक कंस्ट्रक्ट इनके आइटम्स की, और आपका दूसरा भी तो एक कंस्ट्रक्ट है इसके अपने आइटम्स से। तो ये दोनों में कोरिलेशन क्या है? क्या आपके रेस्पोंडेंट ये दोनों कंस्ट्रक्ट को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं? वो जानने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम लोग डाइवर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं, और यही वही सॉफ्टवेयर से करते हैं। और ये हम लोग ईएफए जो है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, जिसमें एक मेथड है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जिसको कहते हैं, उसके थ्रू ईएफए किया जाता है। और ईएफए इज नथिंग बट इट इज फैक्टर एनालिसिस, जहां से हम लोग ये पर्टिकुलर जो कंस्ट्रक्ट्स है इसके फैक्टर से डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो प्रकार है आपका, जिसको कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कहते हैं, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में हम लोग दोनों चीजें करते हैं, ईएफए और सीएफए। और ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का पार्ट है। और इसमें हम लोग फिर सीएफए में हम लोग कन्वर्जेंट, सॉरी यहाँ पे सीएफए में कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी टेस्टिंग की जाती है। तो ये समझाने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, लगभग 3 घंटे का सेशन ये रहता है। मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। कन्वर्जेंट वैलिडिटी मेजर करने के लिए आप जब स्टैंडर्डाइज स्केल्स देखोगे तो उसमें आपको ये शब्द दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें हम लोग फॉर्नेल लार्कर क्राइटेरिया यूज करते हैं, और फॉर्नेल लार्कर क्राइटेरिया में 3 चीजें आती है। एक, हम लोगों को रिपोर्टिंग करना होता है फैक्टर लोडिंग्स का। दूसरा है हमारी कंपोजिट रिलायबिलिटी जो क्रॉन्सबैक अल्फा कहलाता है। ये मैं कंप्यूट करके दिखा रहा हूँ एसपीएसएस सॉफ्टवेयर से, अभी 5 मिनट में मैं करके दिखा रहा हूँ आपको ये। और तीसरी चीज है आपकी एवरेज वैरिएंस एक्सट्रैक्टेड, और इसके आउटपुट्स ये सॉफ्टवेयर से जनरेट होते हैं। मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ स्मार्ट पीएलएस, ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है एमॉस से। और ये आर से भी होता है, पर आई एम नॉट प्रीटी कंफर्टेबल यूजिंग आर पैकेज, तो मैं स्मार्ट पीएलएस ही यूज करता हूँ। ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का, और इसके मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लेता हूँ। तो उसमें हम लोगों को ये आउटपुट्स पूरे मिल जाते हैं, फैक्टर लोडिंग्स और आपकी कंपोजिट रिलायबिलिटी, कंपोजिट और इंडिविजुअल आइटम की भी मिल जाती है आपको, यानी इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट्स की और पूरे स्केल की। उसके साथ साथ एवीई, एवरेज वैरिएंस एक्सट्रैक्टेड, और ये 0.5 के ऊपर होने चाहिए। ये देखिए ये आउटपुट है। और मैंने हाल ही में जो एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट किया था, वो बंदे का रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग करके दिया था मैंने उसके क्वेश्चनर का, और उसी का आउटपुट है। ये सब कंस्ट्रक्ट उसने मॉडल में यूज किए थे, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग किया था हम लोगों ने। और उसमें ये जो मैं बात कर रहा था, कंपोजिट रिलायबिलिटी जो क्रॉन्सबैक अल्फा होता है, एवरेज वैरिएंस एक्सट्रैक्टेड, और फैक्टर लोडिंग का एक अलग से आउटपुट आता है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कंसेप्ट तो मैं समझा चुका हूँ, और उसमें 2 क्राइटेरिया यूज करते हैं हम लोग। एक है फॉर्नेल लार्कर क्राइटेरिया और दूसरा है HTMT, होमोट्रेट मोनोट्रेट क्राइटेरिया। और इसका आउटपुट हम लोगों को सॉफ्टवेयर से मिलता है, और ये हम लोग रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं रिलायबिलिटी टेस्टिंग में। रिलायबिलिटी टेस्टिंग का मतलब है, आपके क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो दिया है, कंसिस्टेंसी, इसी को रिलायबिलिटी माना जाता है। रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी या रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि आप क्वेश्चनर का रिपीटेटिव मेजर्स में क्या सेम मेजरमेंट्स दे रहा है। जैसे कोई एक वेइंग मशीन है, उससे आप अपना खुद का वेट कर रहे हो, आपने वेट किया, ट्रायल नंबर 1 आपका वेट ये आया। आपने और एक बार वेट लिया, और तीसरी बार फिर से वेट लिया उसी वेइंग मशीन पे, तो एक ही दिन में आपकी ये मशीन
तीनों बार सेम मेजरमेंट्स दे रही है तो आपकी मशीन रिलायबल है, अदरवाइज नहीं। तीनों बार लग के आपने 3 अटेम्प्ट लिए लग के, और तीनों बार अगर यहाँ पे कुछ अलग ही फिगर आ रही है तो आप बोलेंगे मशीन फॉल्टी है। अगर ये तीनों बार सेम फिगर्स आते हैं, थोड़ा बहुत एक टॉलरेंस एरर का प्लस माइनस फ्रैक्शन में कुछ होगा, तो हम लोग कहेंगे ये मशीन जो है ये रिलायबल है। और जो प्रैक्टिकल्स हम लोग करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें आपने ट्रिपलेट करते हो ना, ट्रिपलेट पे काम करते हो। और ट्रिपलेट पे काम क्यों करते हैं, वो एक तरीका है कि आप मशीन का या जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका रिलायबिलिटी भी चेक कर रहे हो कि 3 बार रिपीट करने के बाद इसमें कोई ऑब्जर्वेशन में अलग से फर्क आ रहा है क्या। सो इट इज मोर अबाउट dependability or trustworthiness of your questionnaire. मैं मेथड्स बता देता हूँ आपको। ये आपकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स के थ्रू ही रिलायबिलिटी टेस्ट सोशल साइंस में, कॉमर्स मैनेजमेंट में नहीं करते हैं। ये दोनों चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले बात करते हैं रिपीटेबिलिटी की, यानी एक ही क्वेश्चनियर 2 बार एडमिनिस्टर करना, और दूसरा इंटरनल कंसिस्टेंसी। रियल लाइफ में इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर हम लोग ये नहीं करते हैं। हाँ, जो स्टैंडर्डाइज स्केल्स बनती है वो स्केल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या फिर सीजन ऑथर्स जो है वो यूज करते हैं। पर हम इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर हमारे क्वेश्चनर का रिलायबिलिटी करते वक्त इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं और यही रिपोर्ट करते हैं। पर समझाते वक्त मैं ये भी समझा रहा हूँ और ये भी समझा रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्डाइज स्केल जब आप ओपन करोगे उसको पढ़ना शुरू कर दोगे तो इसके मेजर्स आपको वहां पे दिखेंगे, स्प्लिट हाफ वगैरह, टेस्ट रिटेस्ट, स्प्लिट हाफ, ये शब्द आपको दिखेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ। पर करते वक्त तो जनरली इंटरनल कंसिस्टेंसी हम लोग चेक करते हैं। ये देखिए, ये आपके टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी के मेजर्स हैं। पहले है आपकी रिपीटेबिलिटी जिसको कंसिस्टेंसी कहा गया है, और दूसरा है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इसमें 3 मेथड्स है, स्प्लिट हाफ, ऑल्टरनेट फॉर्म और ट्रांसफर अल्फा। और ये है रिपीटेबिलिटी जिसको टेस्ट रिटेस्ट मेथड कहते हैं। एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। पहले हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट रिटेस्ट मेथड की। ये जनरली लिकर्ट स्केल के साथ होता है। आपने एक लिकर्ट स्केल बना ली एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के लिए। ओके, इसमें आपने सपोज 5 आइटम्स लिए हैं और आपने इफ सपोज 100 लोगों का सैंपल लिया और 100 लोगों से इस पे 5 पॉइंट स्केल पे आपने रेस्पॉन्सेस ले लिए। इसको हम लोग कह रहे हैं टेस्ट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम पॉइंट 1। यहाँ पे आपके पास लिकर्ट के स्कोर आ गए हर आइटम को लेके। यहाँ पे लिकर्ट के स्कोर है जो भी 1 to 5 में, यहाँ कहीं 2 होगा एवरेज, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे शायद 1, 5 हो सकता है, ये 4। इस तरीके से आपके पास अभी रेस्पॉन्सेस है। फिर आपने इन्हीं 100 लोगों का फिर से इसी स्केल का टेस्टिंग लिया। एक बीच में आपने टाइम गैप जाने दिया और ये लगभग 3 महीने का होना चाहिए। 3 महीने बाद आप फिर से इन्हीं 100 के पास गए और यही स्केल आपने फिर से एडमिनिस्टर की और फिर से आपने स्कोर्स ले लिए। ये जो भी है स्कोर्स आपके पास है। अभी आपके पास 2 डेटा पॉइंट्स है एक ही आइटम को लेके। आप इसका ये आपस का कोरिलेशन निकालते हो, कार्ल पियर्सन आर। और ये अगर 0.7 से ऊपर आता है तो ये स्केल जो है ये रिलायबल मानी जाती है, अदरवाइज नहीं। दूसरी मेथड है एक स्प्लिट हाफ। ये भी बता देता हूँ मैं, ये भी लिकर्ट स्केल में ही यूज होती है। आपने इफ सपोज लिकर्ट स्केल डेवलप की है और उसमें 10 आइटम्स है, 1 2 3 4 5। इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो। स्प्लिट हाफ यानी ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ये लिकर्ट की आइटम है पर ये सभी आइटम एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट सेम है
एक ही कंस्ट्रक्ट के 10 आइटम। तो इस पे आपने लिकट के रेस्पॉन्सेस ले लिए हैं आपके रेस्पोंडेंट से, इसके एवरेज स्कोर्स यहाँ पे आ गए और दूसरा हाफ यहाँ पे है। अभी आप क्या करोगे, इसको पैरेलल, ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पैरेलल सजा दोगे आप, ये डेटा आ जाएगा आपका। ये दोनों स्कोर्स है अभी लिकट के। तो अभी कंपैरिजन किसका हो रहा है, 1 with 6, 2 with 7, 3 with 8, 4 with 9 एंड 5 with 10। और इसका पेयरसन का आर निकालते हो और ये अगर 0.7 से ऊपर है तो आपका ये पर्टिकुलर लिकट स्केल जो है ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं। तो ये स्प्लिट हाफ मैंने बता दिया आपको। फिर है ऑल्टरनेट फॉर्म, जिसको पैरेलल फॉर्म भी कहा जाता है, वो भी बता देता हूँ। आप लिकट स्केल ले रहे हो, ये लिकट स्केल का ही होता है, पैरेलल फॉर्म बोल रहे हैं हम लोग। आपने 100 का सैंपल लिया, एक लिकट स्केल बनाई आपने, कंस्ट्रक्ट सेम है, आपने सपोज 5 आइटम ले लिए, 1 2 3 4 5। इसका ड्राफ्टिंग करते वक्त आपने इफ सपोज मेरे लेक्चर का फीडबैक ये कंस्ट्रक्ट है, तो प्रीति मैडम ने 5 आइटम में पहला आइटम बोला है कि आई लाइक लिंगेसर्स लेक्चर, और इसमें आपने स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, इसे 5 पॉइंट पे आपने रेस्पॉन्सेस दे दिए। ये एक तरीका हो गया। और इसी क्वेश्चन को ऐसा ना पूछते हुए आई डिडंट लाइक लिंगेसर्स सेशन, और फिर से आपने 5 पॉइंट पे डेटा ले लिया। यानी क्या, कंस्ट्रक्ट वही है, आइटम भी शायद एट्रीब्यूट्स मोर और लेस वही है, पर आप इसकी भाषा चेंज कर रहे हो। यही में आपके पास फिर से इसके स्कोर आएंगे, यानी एक ही आदमी से आपने 2 प्रकार के रिस्पॉन्सेस लिए हैं, और आपके पास फिर से ये डेटा सीरीज आ जाएगी। इसका आप फिर से कार्ल पियर्सन का आर निकालोगे, ये 0.7 के ऊपर अगर है तो आपका ये पर्टिकुलर स्केल जो है वो वैलिड है, अदरवाइज नहीं। फिर बात करते हैं ये आखिरी मेथड, जिसको क्रॉन्सबैक अल्फा कहा जाता है। और सर ये तो रिपीटेबिलिटी ये हो गया ना, ये सर हो ना सर, रिपीटेबिलिटी झालं सर हाँ अल्टरनेट सर, हाँ ये यहाँ पे कंसिडर कर ओके सकते हो, ये रिपीटेबिलिटी। ये किसी एक पर्टिकुलर किताब से मैंने ये फ्रेमवर्क लिया है सर, पर मैं भी आपसे एग्री हूँ, ये रिपीटेबिलिटी ही है एक्चुअली। अभी बात कर रहे हैं सर क्रॉन्सबैक अल्फा। ये एक्चुअली इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर करके हम लोग ये करते नहीं है सर, ये तो थियरी में है और स्टैंडर्डाइज स्केल बनाने के लिए यूज करते हैं, पर हम लोग ये सब इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर को करते हुए देखा नहीं है। ये बुक में है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कंसेप्चुअली, करते वक्त हम लोग ये करते हैं, तो ये समझना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे क्रॉन्सबैक अल्फा। और ये इंटरनल कंसिस्टेंसी का मेजर है, ये मैं बता देता हूँ आपको। क्रॉन्सबैक अल्फा जो है, ये आपने जो स्प्लिट हाफ निकाले हैं, जैसे आपके पास 10 आइटम्स है, आपने क्या किया, 1 to 5 का एक ग्रुप बनाया और 6 to 10 का दूसरा ग्रुप बनाया। आपके पास पेयर डेटा आ गया, आपने 6 7 8 9 10 इसको सजा लिया स्कोर्स और इसका आप निकाला। ओके, इसको मैं कह रहा हूँ स्प्लिट हाफ 1। अभी ये 10 आइटम को स्प्लिट हाफ करने का मेरे पास दूसरा तरीका है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑड फिगर एक तरफ ले रहा हूँ, 1 3 5 7 9, और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ 2 4 6 8 10, और फिर इसका मैं आर निकाल लूंगा तो मेरे पास स्प्लिट हाफ 2 आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास दूसरी मेथड्स है कि यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 7 8 और 9 और 10। मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिए, तो मुझे फिर से मैं इसका आर निकाल लूंगा तो मेरे पास स्प्लिट ऑफ 3 आ रहा है। इस तरीके से मैं ये 10 आइटम को अनगिनत कॉम्बिनेशन से अलग अलग स्प्लिट हाफ निकाल सकता हूँ। अभी क्रॉन्सबैक अल्फा जो है, ये सब स्प्लिट हाफ का एक कंपोजिट एवरेज कहलाता है। एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल स्प्लिट हाफ्स ऑफ द आइटम्स दैट यू हैव इंक्लूडेड इन योर कंस्ट्रक्ट। हम लोग है सॉफ्टवेयर से,
और इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। एक SPSS से आप निकाल सकते हो, ब्लू स्काई नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स, इससे आप निकाल सकते हो। जैमोबी नाम से एक सॉफ्टवेयर है, और ये तीनों मैं यूज़ भी करता हूँ, और इससे निकल जाते हैं। और चौथा स्मार्ट PLS, ये भी मैं यूज़ करता हूँ। स्मार्ट PLS सॉफ्टवेयर से ये ट्रांसबैक अल्फा निकल जाता है। मैं फॉर द टाइम बिंग SPSS से आपको ये निकाल के दिखा रहा हूँ। 5 मिनट है हमारे पास, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं मेरा सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा कंफर्म करिए, आपको मेरी SPSS सॉफ्टवेयर की होम पेज की विंडो दिख रही है? हो सर। ओके, ये SPSS का होम पेज है, मैंने ओपन कर लिया है। और ये फाइल में जाके, मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी मैंने सेव करके रखी है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। ये क्रॉन्सबैक अल्फा लिकर्ट स्केल का करते हैं हम लोग। ये देखिए, मेरा एक कंस्ट्रक्ट है जिसमें ये 9 आइटम्स मैंने लिए हैं। आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आइटम्स है मेरे पास। और ये मेरे रिस्पॉन्सेस है, ये 9 पॉइंट्स पे दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं। लिकर्ट स्केल 9 पॉइंट यूज की गई है, 10 दिख रहा है शायद, 10 पॉइंट पे है। और ये है हमारा सैंपल साइज, 120 का सैंपल साइज है। और 1 to 10 पे ये रेस्पॉन्सेस लिए गए हैं, ये 9 आइटम्स पे। ये मैं चाहता हूँ कि रिलायबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी क्या ये 9 आइटम्स ही इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को मेजर करके देने में हेल्प कर रहे हैं क्या, या ऐसा कोई आइटम तो नहीं जो अननेसेसरी है, जिसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। वो हम लोग कर रहे हैं क्रॉसबैक अल्फा के थ्रू। अभी इसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ। ये एनालाइज के टैब में जाएंगे और हम लोग क्रॉसबैक अल्फा निकाल रहे हैं अभी। यहाँ से मैं जा रहा हूँ स्केल में, और यहाँ से रिलायबिलिटी एनालिसिस। और ये मेरे पूरे 9 आइटम से, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इनको ट्रांसफर कर दिया। ये इसको इनपुट विंडो कहते हैं, ये पूरा इनपुट मैंने दे दिया। इसके बाद यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, तो क्रॉसबैक अल्फा निकालना है आपको, या स्प्लिट हाफ निकालना है, या गटमैन निकालना है, या पैरेलल फॉर्म जिसको अल्टरनेट फॉर्म मेथड कहा गया है, या स्ट्रिक्ट पैरेलल। ये कुछ मेथड्स है, पर हम लोग अल्फा ही निकालते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, और ये कंपलसरी होता है। इसमें स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और यहाँ पे मुझे ये विंडो पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। मैं कंटिन्यू करूंगा और ओके प्रेस कर रहा हूँ। आप देखेंगे आउटपुट जनरेट हो चुका है, और ये जो पार्ट है रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक, इसमें क्रॉसबैक अल्फा 9 आइटम्स हमने इंक्लूड किए थे, उसका क्रॉसबैक अल्फा 0.629 आया है। और जैसे मैंने आपको बताया, आइडियली ये 0.7 टू 0.92 के बीच में आना चाहिए। तो ये, यानी आपका क्वेश्चन रिलायबल है, माना जाता है। पर सोशल साइंसेस में ये 0.6 के आस ऊपर रहा तो भी चल जाता है। पर अभी मैं चाहता हूँ कि 0.7 के आसपास मेरा रहे, सो दैट ये एक्यूरेटली रिलायबल है, ये मैं मान दूंगा। तो ये देखिए, ये 9 आइटम्स है यहाँ पे। और ये जो आखिरी कॉलम है, ये बता रहा है कि आप कौन सा आइटम डिलीट करोगे तो आपकी रिलायबिलिटी कितनी हो जाएगी। अगर ये आइटम मैं डिलीट कर देता हूँ पहला वाला, तो 6 to 9 है,
इसका मतलब है 6 to 9 के ऊपर 685 जा रहा है, तो मैंने ये आइटम हटा देना चाहिए क्योंकि ये इतना कंट्रीब्यूट पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये आइटम हटा देना चाहिए। तो हमारी रिलायबिलिटी 0.629 से 0.685 हो जाएगी, और हम लोग रिपोर्टिंग करते वक्त ये जो प्रोसीजर फॉलो किए है वो बता देंगे कि ये आइटम हमने एलिमिनेट कर दिया, एंड नाउ आफ्टर एलिमिनेटिंग दिस आइटम द रिलायबिलिटी ऑफ ऑल दिस 8 आइटम्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट इज 0.685। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। तो कोई मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में फर्क क्या है। Validity is ensuring the inclusion of all the variables in your questionnaire, and reliability is more about confirming the inclusion of those particular items, कि आपने जो items include किए हैं क्या वो उसी construct को ठीक से define कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और bottom line अगर आप पूछते हैं तो validity जो है ये accuracy की बात करते हैं, और reliability जो है ये रिपीटेबिलिटी की बात करते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। टुडे वी हैव डिस्कस्ड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग, और क्वेश्चन डिजाइन का जो पार्ट था वो मैंने कवर कर दिया है। कल हम लोग सैम्पलिंग को लेके बात करेंगे 3 घंटा। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैंने 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रखे हैं, आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। काही क्वेश्चन्स आहेत का? विचारू शकता. को सॅच्युरेट हो गए क्या तुम लोग? हेवी झालाय का सगळ्यांना खूप? हॅलो, am I audible? सर एक कंटेंट व्हॅलिडिटी आणि कन्स्ट्रक्ट योगेश सर आवाज नहीं येत आहे. कंटेंट व्हॅलिडिटी ही पूर्ण क्वेश्चनेअरची आपण काढतो की सगळे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न म्हणजे जे व्हेरिएबल्स आहे आपले ते पूर्ण व्हेरिएबल्स आपल्या क्वेश्चन मध्ये इन्क्लूड झाले का. आणि कन्स्ट्रक्ट व्हॅलिडिटी ही लिकर्ट स्केलशी संबंधित आहे. आपण जो कन्स्ट्रक्ट वापरतो आहे त्याच्यामध्ये जे आयटम्स आहेत ते आयटम्स तोच कन्स्ट्रक्ट मेजर करतात आहे का हे इन्श्योर करतात. थँक्यू सर. Any more question? चॅट बॉक्स मध्ये काही क्वेश्चन्स तर दिसत नाही आहे मॅडम. ओके सर. जायचं मला वाटतं. हो सर, ठीक आहे ना सर. उद्या 10:30ला सॅम्पलिंग चालू करूया ना. हो, उद्या सॅम्पलिंगचं पूर्ण 3 तास सेशन राहील. ओके सर. ओके सर. थँक्यू सो मच सर. ओके मॅडम. थँक्यू. ओके मॅडम, विथ युअर परमिशन आय एम लिव्हिंग द मीटिंग. येस येस सर. ओके. ओके.